मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत। इसके तहत 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये अतिरिक्त सहायता देने का किया गया है प्रावधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से देश में राजस्व में कमी और राज्यों के मुआवजे पर की गई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट से कारखानों और उद्योगों को मिली राहत। कोर्ट ने कोरोना महामारी के लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों को पूरा पारिश्रमिक नहीं देने वाले निजी प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने के दिए निर्देश। मनरेगा में प्रवासी मजदूरों को बाराबंकी में मिल रहा है रोजगार। कोरोना महामारी के चलते रोजगार से बेदखल हुए मजदूरों को इससे मिली बड़ी राहत। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सोनकर और अब समाचार विस्तार से। आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण 8 से 18 वर्ष तक के वे सभी बच्चे जो बाल श्रम करते हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बाल श्रमिक विद्या योजना में 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में प्रदेश के वे 57 जिले इस योजना में शामिल किए गए हैं, जहां अपेक्षाकृत अधिक बाल श्रमिक हैं। इस योजना के तहत हर महीने मानधन दिया जाएगा। बालकों को 1,000 रुपये और बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। अगर बच्चे 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो उन्हें हर साल 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। इसके साथ ही इन बच्चों को उन सभी स्कॉलरशिप योजनाओं का भी लाभ मिलेगा जो सरकार द्वारा सामान्य छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही है। ऐसे बच्चों को जिन्हें इनके बचपन में स्कूल जाने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य को संवारने और अपने प्रतिभा का लाभ देश और दुनिया को देने का अवसर मिलना चाहिए। जब बचपन में ही वे अपने पारिवारिक खर्चे के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो यह न केवल उसके शारीरिक बल्कि मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता ही है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति होती है। इन सभी को समय समय पर बाल श्रम से मुक्त करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक अधिनियम बनाए और उन्हें हर प्रकार का प्रोटेक्शन देने का प्रयास भी किया। उत्तर प्रदेश सरकार इसी दिशा में बढ़ाए गए एक नए कदम की ओर आज आप सबके साथ है। आज एक नई योजना उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ की जा रही है। बाल श्रमिक विद्या योजना के नाम पर यह योजना प्रारंभ हो रही है। इस योजना में पहले चरण में जिन 57 जनपदों में सर्वाधिक बाल श्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं, वहां पर 2,000 बच्चों का चयन करते हुए उन्हें बालकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह, बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रतिमाह देने की व्यवस्था के साथ ये योजना लागू की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता देने का भी प्रावधान इस योजना में दिया गया है। यानी एक ऐसी योजना जिसमें उन परिवारों के लिए और उस बच्चे के सभी प्रकार के उन खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अब अपने ऊपर लेने जा रहा है और बड़ी अच्छी शुरुआत 2,000 बच्चों से की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि 2,000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नॉर्थ ब्लॉक में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के वित्त राज्य मंत्रियों द्वारा जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण अपने अपने राज्यों में राजस्व नुकसान का आकलन प्रस्तुत किया गया। लॉकडाउन के बाद पहली बार मिल रहे जीएसटी परिषद की इस बैठक में देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से देश में राजस्व में कमी और राज्यों के मुआवजे में चर्चा की गई। इस साल 14 मार्च को परिषद की पिछली बैठक में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी वैधता पर गौर करेगी। परिषद में जीएसटी के क्रियान्वयन से राज्यों को होने वाली राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए कोष जुटाने के तरीकों पर भी विचार किया गया। राज्यों को मुआवजे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों को पूर्ण पारिश्रमिक नहीं देने वाली निजी प्रतिष्ठानों के खिलाफ जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि उद्योगों और श्रमिकों को एक दूसरे की जरूरत है और साथ ही उन्हें जो पारिश्रमिक है उसके भुगतान का मुद्दा एक साथ बैठकर सुलझाना होगा। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निजी प्रतिष्ठानों की याचिका पर अपना आदेश सुनाते हुए राज्य सरकारों से कहा कि इस तरह के समाधान की प्रक्रिया की सुविधा मुहैया कराई जाए और इस बार में संबंधित श्रमायुक्त के यहां अपनी रिपोर्ट पेश की जाए। इस बीच केंद्र को गृह मंत्रालय के 29 मार्च के सर्कुलर की वैधता के बारे में 4 सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। इस सर्कुलर में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान निजी प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों को पूरा भुगतान देंगे। पीठ ने इस सर्कुलर की वैधता को चुनौती देने वाली तमाम कंपनियों की याचिकाओं को जुलाई की अंतिम सप्ताह में सुनवाई के बाद सूचीबद्ध कर दिया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1,41,842 हो गए हैं। वहीं 1,47,194 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 8,498 लोगों की मौत हो गई है। सबसे अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना के मरीज एक्टिव मरीजों से ज्यादा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्यसभा की 24 सीटों पर 19 जून को मतदान होना है। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। शुरू पर 55 सीटों पर चुनाव के ऐलान के बाद 37 सीटों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें से 18 सीटें अभी भी खाली हैं, जिन पर चुनाव अब 19 जून को होगा। बाद में चुनाव आयोग द्वारा 6 सीटों को और शामिल किए जाने के बाद अब चुनाव कुल 24 सीटों पर हो रहा है। इन 24 सीटों पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला 4 राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड शामिल हैं। राजस्थान में 3 सीटों पर, जबकि यहां 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उसी तरीके से झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होना है, यहां पर भी 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 3 सीटों पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। वहीं गुजरात में 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पीलीभीत जिला अस्पताल का निरीक्षण करने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री अतुल गर्ग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण के साथ साथ जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से हालचाल पूछा। वहीं अस्पताल के निरीक्षण के बाद मंत्री अतुल गर्ग ने बताया कि उन्होंने भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली, जिससे वो संतुष्ट हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप मरीजों का इलाज हो रहा है। करीब 40 से ज़्यादा मैंने मरीजों से, माताओं से जिनका बच्चा जन्म हुआ है, उनसे बातचीत की। एक भी जने ने ये शिकायत नहीं करी कि मेरे को एडमिशन के लिए किसी ने तंग किया। पैसे लेना तो दूर की बात। 100% लोगों ने कहा कि चादरें रोज़ बदली जाती हैं। 100% लोगों ने ये कहा कि भोजन मेरे को दोनों टाइम मिलता है, सुबह दूध भी मिलता है। जो लोग उनके अटेंडेंट हैं उन्होंने कहा हमें भोजन मिलता है। किसी ने कोई शिकायत नहीं। गंगा की अविरल धारा बहती रहे, साथ ही
बारिश में गंगा के तटीय इलाकों से कटान और होने वाले बाढ़ के नुकसान के पास के इलाके बचे रहें, इसके लिए पूरे प्रदेश में ड्रेजिंग का कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा के तटीय इलाकों का दौरा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को बारिश के कारण बाढ़ और जल भराव से बचाने के समुचित प्रबंध समय रहते तेज कर दिए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ड्रेजिंग में निकलने वाली सिल्ट यानी बालू से सरकार को जो राजस्व प्राप्त होगा उससे इलाके की बेहतरी और गंगा के तटीय इलाकों को सुधारने में गंगा स्वयं आय प्रबंधन कर रही है। उत्तर प्रदेश के 11 स्थानों पर ड्रेजिंग का काम चल रहा है, जिसमें से हमारे 7 काम पूरे हो चुके हैं और बाकी 4 स्थानों पर काम चल रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर शुक्लागंज और हमारा उन्नाव और कानपुर के बीच में जो ड्रेजिंग अभी आप लोगों ने देखा है, जो 4.6 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है, जिससे हम शुक्लागंज को भी बचाएंगे, उन्नाव को भी बचाएंगे और कानपुर को भी क्षति होने से बचाएंगे। गंगा मैया की धारा वास्तविक रूप में जहाँ से बहती थी उसी दिशा में वो धारा बीच से बहे, इसके लिए ड्रेजिंग का कार्य चल रहा है। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और ड्रेजिंग के माध्यम से जो सिल्ट निकल रही है उससे हम लोग रेवेन्यू भी प्राप्त करेंगे, यानी ड्रेजिंग के काम में किसी प्रकार का कोई खर्चा भी नहीं आएगा और ड्रेजिंग करके हम जनता को बहुत बड़ी सहूलियत दे पाएंगे। जौनपुर में दलितों पर हुए जुल्म के मामले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा के बाद राज्य मंत्री गिरीश यादव और भाजपा के कई नेता और जिला प्रशासन ने गांव पहुंचकर पीड़ितों को सहायता राशि चेक दिए। जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना बधेठी गांव में मंगलवार की रात विवाद हुआ था, जिसके बाद दलितों की बस्ती में एक वर्ग पर आग लगाने का आरोप लगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पीड़ितों को आर्थिक सहायता व आवास देने का हुक्म दिया। इसी क्रम में प्रदेश के राज्य मंत्री गिरीश यादव, भाजपा महासचिव एमएलए एमएलसी विद्यासागर सोनकर समेत भाजपा के नेता व डीएमएसपी गांव पहुंचकर पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान की। 7 लोगों को मुख्यमंत्री आवास व 42 लोगों को चेक प्रदान किए गए। साथ ही 10 लाख से ज्यादा की धनराशि मुख्यमंत्री राहत कोष से इन पीड़ितों को दी गई। यहाँ जो घटना हुई थी उस घटना के संबंध में यहाँ से जिन लोगों की आर्थिक क्षति हुई थी, जो नुकसान हुए थे, वो लगभग जो है पूरे जितने लोग थे उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से वो घोषणा हुई थी। आज उनका चेक भी दिया गया है। ये लगभग 10,226,450 रुपये, 10,26,450 रुपये ये जो उनकी वो थी क्षति हुई थी। 7 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आवास दिए गए हैं और जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति में जिन लोगों का वो उनको सहायता मिलती है उसमें से 25,000 रुपये तक के आज उनको आरटीजीएस के माध्यम से 42 लोगों को वो दिया गया है। मुख्यमंत्री से मिला है 1,70,000 कितना है मैं बता नहीं पाऊंगा। आवास मिला है, पैसे मिला है, चेक तो अब संतुष्ट हैं जी। वैश्विक महामारी कोरोना आपदा के इस दौर में महात्मा गांधी नरेगा योजना बाराबंकी जिले में श्रमिकों के वरदान साबित हो रही है। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जहां रोजगार के अवसर समाप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं, वहीं गांव में अब मनरेगा इन बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आया है। जिले में दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी के साथ गांव के मजदूर भी मनरेगा में कार्य कर रहे हैं। जिले में 1,103 ग्राम पंचायतों में करीब 72,000 मजदूर, जिनमें हजारों की संख्या में अन्य प्रदेशों से अपने गांव लौटे श्रमिकों को मनरेगा योजना के तहत गांवों की साफ सफाई से लेकर सड़क, नहर, पौधारोपण और छोटी छोटी नदियों और तालाबों को पुनर्जीवित करने के काम में लगाया गया है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। दिल्ली, हरियाणा, मुंबई से लौटे श्रमिकों ने बताया है कि कोरोना बीमारी की वजह से परेशान होकर हम लोग वापस अपने गांव लौट आए। यहाँ सरकार ने हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोगों को मनरेगा योजना के तहत अपने ही गांव में काम दिया है, जिससे हम सबको बहुत सहूलियत मिली है और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। मैं हरियाणा में काम कर रहा था। हरियाणा में काम करते करते हमको वहाँ पे 1 महीना हुआ था। उसके बाद में अचानक लॉकडाउन लग गया।
फिर वहाँ पे तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। किसी तरह से मैं वहाँ से अपने घर पहुँच गया। बाराबंकी ज़िला का रहने वाला हूँ। उसके बाद से फिर कोई काम धाम मिल रहा था, उसके वजह से नरेगा का काम मिला मुझे। नरेगा काम करके अब मेरा 201 रुपया मिल रहा है। इसकी वजह से अब मेरा घर परिवार सही सलामत चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मुंबई में सिलाई का काम करता था। वहाँ कारोबार ठप हो गया लॉकडाउन की वजह से। बहुत परेशानी हो गई, बेरोजगार हो गए। फिर मैं जैसे तैसे अपने गांव आया, जिला बाराबंकी। फिर यहाँ आके मनरेगा का काम चालू किया तो यहाँ हमें 201 रुपया मिल रहा है और मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं बाहर दिहाड़ी मजदूरी करता था। कोरोना के दरमियान जो है बाहर का काम बंद हो गया, इसलिए हम अपने घर चले आए। घर जब आए तो यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत थी। तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री द्वारा मनरेगा का काम चल रहा था, तो ग्राम प्रधान के यहाँ गए तो ग्राम प्रधान ने कहा कि चलिए नरेगा में काम करिए। तो उसमें हम लोग काम करके अपने जो है बीवी बच्चों का जो है जीवन यापन कर रहे हैं। 201 रुपया हमको मिलता है। इसके लिए हम अपने प्रधान को और प्रधानमंत्री को जो है लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। कोरोना महामारी से जहां पूरा देश लड़ रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं से आम जनता लाभान्वित हो रही है। जनपद फतेहपुर में मार्च अप्रैल के बाद जून माह में भी राशन मिलने से लोगों में खुशी है। जनपद फतेहपुर के बेहटा ग्राम निवासी अनु द्विवेदी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते सरकार के द्वारा खाद्यान्न वितरण से जहां आम जनता को लाभ मिला, वहीं जनता सरकार के इस पहल की सराहना करती है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए ग्राम फरीदपुर के कोटेदार अख्तर हुसैन ने बताया कि इस महामारी के दौर में हम खासतौर पर ग्रामीणों, प्रवासी मजदूरों को खाद्यान्न वितरण से पूर्व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। वहीं जनता भी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार का धन्यवाद करते नहीं थकती। मोदी जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गई है, उससे गरीब परिवारों को काफ़ी लाभ मिला है और हम इस पक्ष में मोदी जी का और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को मोदी जी ने, योगी जी ने खाद्यान्न गल्ला भुखमरी में दे रहे हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। मंदी के टाइम में गल्ला मिल रहा है फ्री, मोदी जी का धन्यवाद। हमको फ्री गल्ला मिला है 25 किलो, योगी मोदी का धन्यवाद। यह कोरोना की वजह से, बंदी की वजह से हम लोग मजदूर हैं। हमको नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो अन्न का खाद्यान्न और मुख्यमंत्री की तरफ से खाद्यान्न मिल रहा है, हमको बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये कि फिर महामारी से परेशान है लोग, हम लोगों को परेशानी किसी के पूर्ण कर रहे हैं, खाद्यान्न दे रहे हैं, तो उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। ये महामारी के टाइम पे जो योगी जी, मोदी जी जो ये लॉकडाउन टाइम में ये दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हमको इससे बहुत फायदा मिला है, बहुत लाभ है इससे। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना जनपद मुरादाबाद के किसानों को बहुत राहत प्रदान कर रही है। लॉकडाउन में भी योजना के तहत समय से उनके खाते में पहुंच रही कृषि सम्मान निधि से किसानों के सारे काम बहुत आसानी से हो रहे हैं। किसान कहते हैं कि देश में केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की साफ नियत और सही विकास का ही परिणाम है कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में हम पहले की तरह खुशहाल और चिंता मुक्त रहते हुए 2022 से पहले अपनी आय को दोगुना करने में जुटे हैं। ये सब सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कृषि योजना की बदौलत ही हो रहा है। किसान ये भी कहते हैं कि उनकी केंद्र की मोदी सरकार पर पूरा विश्वास है और कहा कि हमारे देश कोरोना के खिलाफ चल रही विश्वव्यापी जंग में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूर जीत हासिल करेगा। हमारे यहाँ पे किसान वाले जो पैसे आते हैं 4 महीने, वो 2000 रुपये आ रहे हैं। यहाँ पर जो है कि कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है प्रधान जी का, और जो है कि हमारे यहाँ और जो प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। ये किसान सम्मान निधि आ रही है खाते में, अप्रैल पहले हफ्ते में आ गई, उससे पहले भी आ रही। इस लॉकडाउन में सारा काम सही हो रहा है। हम प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं।
2000 रुपये मेरे आ गए हैं खाते में। प्रधानमंत्री का धन्यवाद। हमारे खाते में किसान सम्मान निधि के जो पैसे हैं वो समय के अनुसार आ रहे हैं और लॉकडाउन में भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे जो किसान सम्मान निधि है उसके 2000 रुपये समय से आ रहे हैं। मैं अपने भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जनपद शाहजहांपुर में सरकार की मंशा के अनुरूप प्रवासी श्रमिकों को उनके घर के करीब ही 100% रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने एक रोजगार समिति का गठन किया है, जो प्रवासी श्रमिकों की कुशलता के आधार पर औद्योगिक इकाइयों, मनरेगा, निर्माण क्षेत्र, वृहद परियोजनाओं में काम एवं जरूरतमंद लोगों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय मदद के इतर अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर तलाशने का काम कर रही है, ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल सके। श्रम प्रशासन की पहल से काम कर रहे श्रमिक खुश हैं और इस मौके पर सरकार द्वारा तमाम क्षेत्रों में काम मिलने से सरकार की तारीफ कर रहे हैं। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जनपद में यह समिति लगातार रोजगार को लेकर नए नए क्षेत्रों में नए नए अवसर तलाशने के काम भी कर रही है, ताकि प्रवासी श्रमिकों को कुशलता के आधार पर घर के पास ही रोजगार मिल सके। अभी तो मैं खाली बैठा था, अब मनरेगा चालू हुआ है। जब से हम लोगों को खाने पीने की मुनारा मिल गई है, 201 रुपया मंजूरी हम लोगों की है। हम यहीं के रहने वाले उदयपुर कटैया के और नरेगा का काम साहब कर रहे हैं और बच्चों के लिए यानी दाल रोटी से गुजर कर रहे हैं। 200 रुपये एक दिहाड़ी का मिल रहा है, हमें काम हमको यहीं मिल रहा है। अब ऐसा है जैसे काम मिलता जाएगा, जैसे खर्चा मेरा चलता रहेगा। इतना साहब ये जरूरी तुमने कर दिया, इतना धन्यवाद हमारे साथ कर दिया लेबर साहब कि जो लेबरें हमारी भूखी नहीं रहेगी। लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद हुई थी, सरकार के आदेशानुसार जो काम शुरू हो गया है, सब वर्करों को समय पर सैलरी मिल रही है, सब विधिवत काम हो रहा है, किसी भी एम्प्लॉय को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अति पिछड़े जनपद सोनभद्र में लगभग 2 करोड़ के गबन के मामले में विकास कार्य से जुड़े ग्राम प्रधान सहित 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण से लेकर अन्य कई विकास कार्यों में हुई गड़बड़ी के आधार पर कार्रवाई की गई है। हालांकि जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 3 लोगों के विरुद्ध गबन का मुकदमा लिखवाते हुए विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि विकासखंड 54 अंतर्गत कोटा ग्राम सभा में न सिर्फ शौचालय निर्माण बल्कि सोलर लाइट से लेकर खड़ंजा निर्माण तक में लगभग 2 करोड़ का बंदरबांट किया गया। इस क्षेत्र में आय विकास कार्य के पैसों को ग्राम प्रधान, विकास अधिकारी और अवर अभियंता द्वारा भारी अनियमितता बरती गई। ग्रामीणों की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा इन विकास कार्यों और सामान की सप्लाई की जांच की गई और जांच में पाया गया कि कुल 1 करोड़ 77 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जिसके आधार पर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान सहित ग्राम विकास अधिकारी और संबंधित अवर अभियंता के विरुद्ध FIR दर्ज कराते हुए रिकवरी के भी आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी S राजलिंगम ने बताया कि FIR के अलावा संबंधित लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ साथ रिकवरी की भी कार्रवाई शुरू की गई है। लाइटरिंग नहीं गड्ढा खना के छोड़ दिले बे, कोई अधिकारी ना देख के गई, ना कुछ सवाले नहीं सुनना। दोबारा भी हो ले बे, कोई भी सुनबे नहीं की, का करी छोड़ दिले बे। और शौचालय बहुत लोग का फार्म भरे और दे रहे हैं फार्म, हम लोग 3-4 बार भरे, हम लोग कहाँ दब गया। वही सदस्य जी, वही प्रधान जी और झंक दे रहे हैं और हम लोग को दे ही नहीं रहे हैं। शौचालय नहीं मिला है। कोटा गांव पंचायत के संबंध में जो शिकायत प्राप्त हुआ, 1 करोड़ 78 लाख की फिर परीक्षण के उपरांत कुछ गड़बड़ियां मिली थी, जिसको लेके कार्रवाई के लिए आदेश हो गया। उसमें जो गबन भी हुआ है, इसलिए उसमें FIR भी आदेश हुआ है और जो उसमें जो लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश सरकार ने एटा जिला अस्पताल में कोरोना जांच करने की 2 मशीनें दी हैं।
ट्रूनेट मशीन एटा में लगने से कोरोना मरीजों के लिए काफ़ी राहत होगी, क्योंकि कोरोना जांच के सैंपल एटा से अलीगढ़ जाते थे। अब उन्हें ये सुविधा एटा जिला अस्पताल में उपलब्ध कराई जाएगी। CMS राजेश अग्रवाल ने बताया है कि इस मशीन में 2 स्लाइड एक बार में लगाई जाएंगी और इससे 1 घंटे में 2 लोगों की रिपोर्ट आ जाएगी। इस मशीन की अगर 10 घंटे चलाते हैं तो 20 मरीजों की रिपोर्ट आ जाएगी। यदि किसी का इमरजेंसी ऑपरेशन करना है तो इसके लिए कोरोना टेस्ट करवाना होता है। अब ट्रूनेट मशीन के आ जाने से ऐसे मरीजों को कोरोना जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इमरजेंसी में ये मशीन 1 घंटे में कोरोना जांच की रिपोर्ट देगी और मरीज को बिना परेशानी के जल्द ही ऑपरेशन किया जा सकेगा। जिला चिकित्सालय एटा में एक ट्रूनेट मशीन आई है, जिससे हमारा वायरोलिसिस बफर सॉल्यूशन के आधार पर ये इन्वेस्टिगेशन होगा और जिससे एक समय में 2 स्लाइड लगाई जा सकती है, 2 टेस्ट लगाए जा सकते हैं। रिपोर्ट 1 घंटे में लगभग 2 लोगों की आ जाएगी और अगर हम 10 घंटे भी चलाते हैं तो 20 लोगों की इन्वेस्टिगेशन 1 दिन में पॉसिबल है। ट्रूनेट मशीन से जिसका ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, सिजेरियन करना है या MTP ऑपरेशन होना है या बहुत सी इमरजेंसी होती हैं उनके ऑपरेशन, उनके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए कोरोना टेस्ट करवाना है तो उसके लिए। जनपद हमीरपुर बुंदेलखंड का अति पिछड़ा जनपद है। वैश्विक महामारी के चलते लोगों में कोरोना संक्रमण को लेकर काफ़ी भय व्याप्त था, लेकिन जनपद हमीरपुर के दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला अस्पताल में कोविड-19 की जांच के लिए ट्रूनेट मशीन यानी कोरोना जांच मशीन लगाई गई। इस मशीन ने 1 घंटे के अंदर 2 सैंपल की जांच हो सकेगी। इस मशीन से जांच करने के तरीकों की जानकारी बाहर से आए डॉक्टरों की विशेषज्ञों की टीम ने दीवान शत्रुघ्न सिंह जिला अस्पताल के डॉक्टरों और पैथोलॉजी स्टाफ को दी, जिसके बाद यहां जांच करने वाली टीम ने कोरोना संक्रमण की जांच करना शुरू कर सकेंगे। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विनय प्रकाश ने बताया कि इस मशीन में एक बार में 2 सैंपल की जांच होगी। 1 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही तो इस सैंपल को कानपुर या लखनऊ भेजा जाएगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने की सूरत में मरीज जिस बीमारी का उपचार या सर्जरी कराना चाहता है वह उसका हो जाएगा। इस समय जनपद हमीरपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 16 है, जो दिनों दिन बढ़ रही है। जब पता चला कि ये मशीन आ गई हमीरपुर में, तो इससे संक्रमण बचने से बहुत ज़्यादा उपलब्धि मिलेगी और जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं, संक्रमित हैं या नहीं हैं, उसकी जानकारी उनको हो सकेगी और संक्रमण जो है सामाजिक रूप से फैलने से कम हो सकेगा। इससे हम लोगों को फायदाएँ हैं और जो है जो भी मरीज लेके आते हैं तो हम लोगों को और अच्छी सुविधा मिलती है, मरीजों को भी सुविधा मिलती है। शासन की तरफ से ट्रूनेट मशीन जो कोरोना की जांच में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें जल्दी से जांच की रिपोर्ट जो आवश्यक है उसके लिए ये कारगर होगी। इसमें 2 सैंपल एक साथ जांच के लिए लगाए जा सकते हैं, जिनका रिजल्ट 1 घंटे में प्राप्त हो जाएगा। सुल्तानपुर जिले में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण के लिए सीड बम वॉल के निर्माण में 12,000 समूह की 1.25 लाख महिलाओं को रोजगार देने का कार्य किया है। सुल्तानपुर जनपद में पिछले 1 वर्ष में ही दिन में सीड बम के माध्यम से जिला अधिकारी सी इंदुमती के नेतृत्व में 14 लाख पौधे का वृक्षारोपण किया गया था, जिसके लिए जनपद सुल्तानपुर का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जनपद में इस वर्ष भी वृहद स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा वृक्षारोपण की तैयारी की जा रही है। उपायुक्त स्वतः रोजगार जितेंद्र मिश्र ने बताया कि जिले के 14 विकासखंडों के 112 समूह की महिलाओं को 3 लाख सीड बम बनाने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके लिए उन्हें मनरेगा योजना के माध्यम से भुगतान भी किया जाएगा। श्री मिश्र ने बताया कि इससे समूह की 1.25 लाख महिलाओं को रोजगार मिला है। वृक्षारोपण जैसे हम लोग ये बना रहे हैं, पेड़ हुआ इसमें गोला बना के हम लोग उगा सकते हैं और वैसे भी बो सकते हैं। सीड बम बनाना है 5,000 जी, और हम लोग कम से कम दिन भर में 500 बना लेते हैं। अच्छा, महिलाएं इसमें कम से कम इस समय 30-40 लगी हैं, बाकी और करने वाली बहुत हैं।
जी 200-300 औरतें काम करती हैं। पैपेन है कि सहजन इसमें डाल के जैसे कि पौधा उगा सकते हैं, पौधा से ज़्यादा फिर थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है। इसको भी चाहे जहाँ भी लगा दिया जाता है, घर पे अपने लगा दो, हर चीज़ का काम में आता है। अच्छा, इसको पहले खोद जाता है, किसी से खाद पानी डाल के बढ़िया से इसको भिगोया भी जाता है। इसका बीज इसको बढ़िया से गोली बना के उसमें किया जाता है। इसमें बीज डाला जा रहा है सहजन का जी। ये नालम से हम लोग जुड़े हैं समूह के जरिए से। समूह से हम लोग इसका बीज बना रहे हैं। इसमें जब बीज उग जाएगा तो इसको हम लोग कहीं जहाँ नहीं पेड़ जमाया जा सकता है उस दरी पे हम लोग इसको फेंक के जमा सकते हैं, गाड़ के जमा सकते हैं। जैसे नदी के किनारे कहीं झाल झटकुट हो, सबको इसको हम उगा सकते हैं। संसद ने 14 लाख से ज्यादा सीड बॉल एक दिन में जो है 110 किलोमीटर की लंबाई में गोमती नदी के अलावा वितरित किया। इसमें हमारे स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उस एक्सपीरियंस से लाभ उठाते हुए, चूंकि पिछली बार जो भी हुआ था वो श्रमदान से हुआ था, इस बार प्लांटेशन का जब समय आया तो उसमें सीड बॉल के थ्रू नर्सरी डेवलप करके और उस नर्सरी से प्लांट उपलब्ध कराने का एक काम लिया गया हाथ में और लगभग 2.5 से 3 लाख पौधे सीड बॉल के थ्रू नर्सरी डेवलप करके हम लोग उगा रहे हैं। 110 नर्सरियां सारे 14 विकास खंडों में उगाई जा रही हैं। इसमें कम से कम 110 समूह